गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 9th क्लास के लिए बात कर रहे थे साइंस विषय में बल एवं गति के नियम, इसमें हमारे नियम वगैरह समय संरक्षण का सिद्धांत ये सब बातें हो चुकी थी। हम यहाँ अपना चैप्टर पूरा हुआ था, ये थोड़ा बल और दाब, ठीक है। तो इसमें हमारी एक बात ये हुई थी कि परमोद एक ये नाम आया था। क्या नाम आया था? परमोद। परमोद नाम हमने पढ़ा। परमोद का मतलब किसी सतह के लंबवत कार्यरत बल क्या कहलाता है? परमोद कहलाता है। बाकी वही चीजें न्यूटन, सदिश राशि, ठीक है। और दाब के लिए हमने क्या कहा? दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी F/A, ठीक है। ये हमारी बात हुई। तो इसके थोड़े से अंतर की हम दो बात करेंगे, उसके बाद में आज अपना लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, वो चर्चा करेंगे। तो देखो अंतर में देखिए, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कोई गति है तो उसको विराम ला सकता है, विराम को गति या गति के वेग में बदलाव कर सकता है, ठीक है। बल का मान आरोपित क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल वो कोई इसमें कंडीशन नहीं है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब यानी किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्र, नीचे आ गया ना, नीचे आने का मतलब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर जो भी ऊपर हो बल लग रहा है तो दाब होगा। लगने वाले लंबवत बल को, लंबवत बल का मतलब क्या हो गया? ये जो दाब है ना, ये है परमोद बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब मैंने बताया था, एक आदमी स्थिर खड़ा है, उससे ज्यादा दाब कौन लगाता है? चल रहा है वो ज्यादा दाब लगाता है, क्योंकि हम चलेंगे तो वो कील के नोक वाली बात होगी, क्योंकि चलेंगे तब जो पैर का एकदम आगे का हिस्सा वो थोड़ा उस पर दबाव ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल घट ज्यादा चलते तब ऐसे करते पूरा पैर रखा हुआ, चलेंगे तब थोड़ा पैर थोड़ी रखा होता है कि ऐसे को चलता है, ऐसे एकदम ऐसे थोड़ा पैर उठता है तो दाब ज्यादा लगता है, क्षेत्रफल कम हो गया, बल ज्यादा गया, ठीक है। आरोपित क्षेत्रफल निर्भर है, यही बात हम करना होगी कि क्षेत्रफल कम हो गया, दाब ज्यादा हो गया, इसमें ऐसा नहीं था। फिर दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, ये यहाँ से आ गया। इसका न्यूटन होता ही है बल का, और नीचे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो गया। पास्कल कहते हैं, वो अलग बात है। तो ये एक अपनी थोड़ी सी इसकी पुनरावृत्ति हुई जो हमने बात की। आज हमारा नया बिंदु है उत्प्लावन बल। क्या नाम है? उत्प्लावन, यानी तैरने वाला बल, उत्प्लावन। ये क्या होगा इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब भार, W का मतलब भार होता है, बल वस्तु डूब गई, भार ज्यादा हो तो, ठीक है, और बराबर तो वस्तु तैरेगी, लेकिन उसका कोई भी भार पानी से बाहर नहीं होगा। यानी अंदर कभी देखते हो ना, पूरा वस्तु अंदर रह कर क्या तैरती है, एकदम सतह उसकी सरफेस दिखाई देती है। और यदि ये कम है बल से तो वस्तु तैरेगी और उसका कुछ भाग पानी से बाहर होगा, ठीक है। और तैरती वस्तु के संतुलन के लिए नीचे के अंदर मेटा सेंटर है, उसमें गुरुत्व केंद्र से ऊपर होना चाहिए। ये तैरने का नियम है। तो ये देखो किस बल की हम बात कर रहे हैं जो तैरने के लिए मददगार होता है। यानी मोटा मोटी ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तैरने वाला बल, यानी वस्तुओं को तैरने में मदद करता है ये बल। तो परिभाषा कैसे देंगे हम? देखिए, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जा रहा है, वो कैसे करें? जब किसी
पिंड को द्रव में, कोई भी द्रव में डुबोया, आप डुबोते हैं, डुबोया जाता है तो द्रव, जो द्रव है ना लिक्विड, द्रव पिंड के ऊपर की ओर बल लगाता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ये कह रहा है, यानी जब आप किसी पिंड को डुबो रहे हैं तो उस पर एक नया बल काम करता है, जो बल क्या करता है, पिंड के ऊपर की ओर लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पिंड की आप बात करें, ये पिंड आपके पास, ठीक है, और इसको आप, चलिए ये कोई पात्र है और इसमें ये पानी मान लीजिए, ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं। आज इसको डुबो रहे हैं तो इस पर दो बल काम करते हैं। एक नीचे की बल काम करता है, वो तो है गुरुत्वीय बल, मैं Fg लिख देता हूं। गुरुत्वीय बल नीचे की ओर काम करेगा, लेकिन एक बल इसके ऊपर भी काम करता है, ये है F, ब्यूटेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, आप इसको उत्प्लावन बल को F, ये उत्प्लावन बल कहलाता है। ये इसको तैरने में मदद करता है। आप नहाए हमारे से नहीं, बाल्टी से, तो जो टब के पास आपका जो भी है मग है, उस मग को आप खाली को यूं यानी डालकर मुट्ठी उसमें यूं दबा हुआ पानी में, देखो वो दबने का प्रयास नहीं करता। जब आप पूरा दबा देते हैं तब तो वो अंदर चला जाता है, क्योंकि पानी से दिक्कत है या जो भी आपके पास मग है वो भर गया, नीचे चला जाएगा। लेकिन खाली है, तब उस खाली को आप ऐसे दबाओ, अंदर दबाओ बाल्टी में, जैसे बाल्टी में आप दबाओगे ना तो आपको ताकत लगानी पड़ती है। वो ताकत किसके विरुद्ध लगाएगा, उत्प्लावन बल के विरुद्ध लगाएगा। एक और है, देखो वो कितना होता है, उसका परिमाण कितना होता है, कौन वस्तु तैरेगी कौन नहीं तैरेगी, ये उत्प्लावन बल दो बातों पर निर्भर करता है। देखना हम सभी बात करेंगे अपनी घड़ोई जैसी भाषा में कहते हैं, होठ से पानी निकालने वाला बड़ा अच्छा उदाहरण है, उससे आप समझेंगे। हम देखते हैं, पहले इसकी एक सिद्धांत की बात करते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो ये बताएगा कि ये बल कितने परिमाण का होता है, ठीक है। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे आप आर्किमिडीज के सिद्धांत की हम बात करें, इसकी हमें बात करनी है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, और इसके साथ ही देखो, ये देखो ये बता रहा, वह बल जो वस्तु को पानी या द्रव में ऊपर की ओर धक्का देता है। जैसे नाव या तैराक को पानी की सतह पर डूबता नहीं है कि जल में कैसे बल चलिए, इसकी तो कोई खास बात नहीं, ये देखना आपको, ठीक है। तो इसके समझने के लिए कि वो धक्का कितना होता है, उसका परिमाण कितना होता है, कौन सी वस्तु डूबेगी कौन सी तैरेगी, ये सब चीजें देखने के लिए जो आर्किमिडीज हुए हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आर्किमिडीज देखना है कैसे था, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखो ये क्या कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जब, बहुत खास बात है, किसी पिंड को द्रव में अंशतः का मतलब पूरा नहीं, थोड़ा कोई भी जो कर रहा था ना, आप बीकर ले लो उसको डुबो कर देखो, अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो
वह का मतलब पिंड विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर उत्प्लावन बल अनुभव करता है। इस बात को देखो हम समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। आर्किमिडीज की थ्योरी ये कहती है कि जब आप किसी पिंड को डुबोते हैं, अंशतः या पूर्णतः उसको डुबोने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास में वो पिंड विस्थापित द्रव्य आप डुबोएंगे। जैसे बीकर वाली में बात बता रहा था, देसी बात है ये, ठीक है। अब मान लो ये पानी भरा है, कोई टब है, आप यहाँ नहाने बैठे, आपने बीकर लिया मग, और इस मग को आप इसमें डुबो, नहाने वाला, ठीक है। इस बीकर को आप इसमें रखा दोगे ना ऐसे, तो ये पानी का तल ऊपर बढ़ेगा ना, तो ये तैरने के लिए, अरे इसको छोड़ो जड़ से, तो ये ऊपर ही तैरेगा, अंदर थोड़ी जाएगा। इसमें पानी भर दिया आपने, तब तो देखो अंदर डूब जाएगा, वो अलग बात, ठीक है। वरना ये तैरेगा, एक दबाव महसूस करेगा, वो दबाव किसके बराबर होगा? पहले इसका तल ये था ना, अब ये जो इतना पानी है बीच वाला, इस पर निर्भर करता है वो बल ये। तो ये बल कहां से आया? ये इसके द्वारा हटाए गए, विस्थापित हो गया, इस पिंड के द्वारा क्या हो गया? ये विस्थापित हो गया, उसके बराबर। अब देखो उत्प्लावन बल है कितना होता है, ये हम देखें तो ये होता है, इसी से हमने तो F बराबर VDG होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना हमको, यहां V है पिंड का आयतन। पिंड का आयतन का मतलब जिस पिंड को आप डुबो रहे हैं, चाहे वो बीकर हो, लकड़ी का गुटका हो, जो भी हो, उसका आयतन। और D है द्रव्य, कोई भी पानी में है तो पानी की बात करेंगे, अन्य लिक्विड है तो द्रव्य का घनत्व है, ठीक है, डेंसिटी। और G क्या है? ये है गुरुत्वीय त्वरण। ये तीनों में ये संबंध होता है। उत्प्लावन बल का मान ऐसे आप निकाल सकते हैं, यानी आर्किमिडीज का जो थ्योरी है वो उत्प्लावन बल को परिभाषित करने के साथ साथ, इसके नेचर को बताने के साथ साथ इसके परिमाण को बताता है कि पिंड को अंशतः या पूर्णतः डुबोने के प्रयास के दौरान जो विस्थापित द्रव्य होता है, जितना द्रव्य लिक्विड विस्थापित हो रहा है, उसका भार जितना है, वो भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है, उसके परिमाण के बराबर होता है। और इसको आप VDG से याद कर सकते हैं। V है पिंड का आयतन, D है द्रव्य का घनत्व, G है गुरुत्वीय त्वरण। तो ये इतनी बात जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, मैं थोड़ा आपको ये बताऊं कि इसकी निर्भरता कैसे है। ये देखना, उत्प्लावन बल की निर्भरता दो ही मोटे तौर पर निर्भर करती है, एक तो आयतन, दूसरा घनत्व। उत्प्लावन बल की मैं बात करूं, उत्प्लावन बल ये समानुपाती होगा पिंड का आयतन, पिंड का आयतन। पिंड का आयतन जितना अधिक होगा, उत्प्लावन बल का मान उतना ही अधिक होगा, और वो वस्तु क्या है? आसानी से तैरेगी। इसको देख लो तैयार, क्योंकि वो पानी को उतना ही ज्यादा हटाएगा, या लिक्विड जो भी हटाएगा। जहाज है तो इस जहाज में ये इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा रहता है, तो ये जहाज का जो भार है
और ये जल द्वारा विस्थापित बल, ये बल क्या करता है, इसको ऊपर धकेलता है बाहर, तो नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन जितना इसके अंदर मान लो इतना है, तो इसके प्रभाव से जो भी पानी इधर उधर हुआ है उतना बल इसके लगेगा और ये आराम से चलेगा। ठीक है, यदि इसका आयतन कम रहेगा, उत्प्लावन बल कम रहेगा, डूबने के आसार ज्यादा रहेंगे। कभी देखो कोई व्यक्ति इसके अनुप्रयोग में, कोई व्यक्ति कीचड़ में धंस रहा हो, तो आप ऐसे रहेंगे तो दो चीजें काम करती हैं उसमें, दाब भी ज्यादा रहेगा और उसको आप लेटने का कि भाई ऐसे लेट जाओ, तो उसका क्या हो जाएगा, आयतन, लेटेंगे तो आयतन बढ़ गया ना अपना, और ऐसे तो कम स्थान ले रहे थे तो कीचड़ में आप धंसते जा रहे हैं, तो हमें क्या निर्देश मिलता है कि आप लेट जाओ। कैसे लेट जाएंगे तो थोड़ा कम कीचड़ में धंसने का प्रयास होगा। ठीक है, तो ये दाब का भी उपयोग है, आप इससे भी सीख सकते हैं, दोनों चीजें इसमें। तो ये पिंड का आयतन जितना अधिक होगा, तैरने में उतनी ही मदद मिलेगी, उत्प्लावन उतना ही अधिक होगा। दूसरा है घनत्व है, इसको देखो, उत्प्लावन बल की मैं बात करूं, बल ये द्रव्य का घनत्व, ये देखो, यानी जिस लिक्विड में तैरना, उस लिक्विड का घनत्व जितना भी अधिक होगा, जितना अधिक होगा, तैरने में उतनी ही मदद मिलेगी। और यदि घनत्व, पिंड के घनत्व की आप बात करें, तब इसका उल्टा, उत्प्लावन बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक ईटा मैंने पिंड का घनत्व। लोहे की कील है वो डूब जाती है, और देखो ये गुटका नहीं डूबता, इसमें ये घनत्व वाली बात आ जाएगी। चलिए यहां मैंने लिखा नहीं है, खैर कोई बात नहीं, आपको पता है इस चीज का कि आप पानी के कोई मग लेते हैं, उसमें गुटका डालते हैं, तो गुटका तो ऊपर तैरेगा, और कील डालते, कील नीचे डूब गई, क्यों डूब गई, क्योंकि कील का घनत्व ज्यादा है इस पानी से, इसे नीचे डूब गई। और लकड़ी का गुटका, उसका घनत्व क्या है, कम है, पानी का क्या है, घनत्व ज्यादा है, तो ये पानी उसको तैराएगा। ठीक है, तो ये निर्भरता होगी। अब देखते हैं हम, देखो इस आर्किमिडीज वाले को और समझने के लिए हम एक दो चित्र की मदद लेते हैं, इसको देखना, एक एक चीज में देखते हैं, इन चित्रों से बिल्कुल, यानी ये हम आसानी से समझ पाएंगे इन चीजों को, ये भी बड़ा अच्छा है। सबकी थोड़ी थोड़ी बात हो जाएगी ना, ये एक दो बोल ले लेता हूं, सबकी साथ बात करेंगे। ये सबसे बेटर है, ये और ही अच्छा है इन सबसे, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पूरी बात अपने इस डायग्राम में आ जाएगी। अब तक जो हमने बात की है ना पूरी, अब क्या कहना चाह रहे हैं इस बात, पहले इसकी बात कर रहा हूं, वस्तु को का तैरना उसके घनत्व पर निर्भर करती है। तो बात यानी ऊपर हेडिंग चेंज होगी, बात हो गई है उत्प्लावन बल की निर्भरता, यानी उत्प्लावन बल है आयतन और घनत्व पर निर्भर करता है। इसने भी तो यही कहा, वस्तु का तैरना घनत्व पर निर्भर करेगा, घनत्व पिंड का जितना अधिक होगा, आयतन उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो डूबने के आसार ज्यादा रहेंगे। और घनत्व जितना अधिक रहेगा उतना ही क्या, यानी डूबेगा, और घनत्व कम रहेगा, आयतन ज्यादा रहेगा, डूबेगा नहीं। देखो इसमें धातु का ब्लॉक, क्योंकि इसका अच्छा ब्लॉक, क्योंकि इसका घनत्व पानी से अधिक है। लो इसकी मैं पूर्ति कर देता हूं, डूबेगा, क्या होगा,
डूब जाएगा। धातु है, मान लीजिए ये आयरन है, मैं इसे चलिए आयरन, तो ये आयरन क्या करेगा, डूबेगा भैया अंदर, चाहे वो थोड़ा ये काला काला सा दिखाई थोड़ा डूबा। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है इससे, पानी से। तो वही बात आगे मैं निर्भरता वाली, वो लकड़ी के गुटके की बात, यहाँ लकड़ी का ब्लॉक तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है, इसका घनत्व कम है। अरे एक चीज मान लो समान आकार के दो गुटके हैं आपके पास, अब एक लोहे का है एक लकड़ी का है, तो लकड़ी वाले में वजन ज्यादा रहेगा या लोहे वाले में? लोहे वाले में ज्यादा रहेगा, तो लोहे वाले डूब जाएगा, लेकिन घनत्व ज्यादा है पास लकड़ी वाले में दूर दूर, सीधी सी बात। तो काफी आसान है, उतना ज्यादा वजन लेने का नहीं, आप समझ जाओगे। ये देखो इसमें आपको आर्किमिडीज वाली बात आ रही, ये आप थ्रस्ट यानी ऊपर धक्का लगा रहा है, और उत्प्लावन बल कितना धक्का लगा रहा है, इतना धक्का लगा रहा है, ये इसने बता दिया। डिस्प्लेस्ड वाटर, आर्किमिडीज की थ्योरी क्या कहती है? आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब एक पिंड या किसी पिंड को आप द्रव्य में आंशिक रूप से या पूर्णतया डुबोने का प्रयास कर रहे हैं, डुबाया जा रहा है, तो वह पिंड विस्थापित द्रव्य के भार, डिस्प्लेस्ड वाटर, इसको डुबोने से, इस पात्र से, अब समुद्र है तो समुद्र में तो विस्थापित आपको नदियों में दिखेगा नहीं, इस मग में आप थोड़ा पात्र में देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा, इधर से आप टुक्का डालेंगे तो इसका पानी इधर आ जाएगा। तो ये जो जितना इसका भार होता है, भार का मतलब mg, जो द्रव्यमान बल के त्वरण, तो ये जितना भार है वो उत्प्लावन बल के परिमाण के बराबर होता है। तभी आर्किमिडीज की थ्योरी क्या कहती है कि इस सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड को द्रव्य में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, पूर्णतया डुबाया जाता है, तो वह का मतलब पिंड विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर उत्प्लावन बल का अनुभव करता है। इस बात से तो ठीक है। अब इसको आप और ज्यादा सिद्ध करना चाहते हैं, तब ये उपकरण देखो, पानी पड़ा है इसमें, देख रहे हैं आप, ये 10 केजी का कोई गुटका है, क्या लिखा है यहाँ? 10 केजी लिखा है, मैं इसको यूं कर देता हूं, 10 केजी लिखा है, ठीक है। ये इस ऊपर इस तुलावा के हिस्से में ये दिखा रहा है, देखो कितना 10 केजी का गुटका। चलिए आगे, therefore because this 10 kg object displaced 4 kg of water, it feels like it only weighs 6 kg under water। आज इसको डुबोएंगे, इसके अंदर डुबो दिया, डुबोएंगे तो यहाँ ये देखो माप कितना आ गया, यहाँ आ गया 6 के आसपास, पहले कितना दिखा रहा था 10 किलो, अब कितना दिखा रहा है 6 किलो, 4 किलो कहाँ गया, 4 किलो। आप यहाँ जब डुबोते हैं ना इसको, यहाँ पे नल की लगाई थी आपने, तो इस नल से इधर आ गया, आपने पता लगा लिया, अब इधर ये सीधा ये बता देगा, ये आपने डुबोने से इसका जल स्तर देखो, दोनों ये है, डुबोने से पहले ये ना, डुबोने के बाद कहाँ गया, ये आ गया। तो ये जो मैं लाल ये कर दिया मैंने ऊपर, ये इतना जो लिक्विड बाहर आया, इस लिक्विड का वेट कितना भार, 4 kg ऑफ वाटर डिस्प्लेस, 4 किलो पानी। तो ये जो 4 किलो पानी का जो भार है, वो भार क्या है, ब्यूएंट फोर्स 4 kg, यही उत्प्लावन बल है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जब आप किसी पिंड को द्रव्य में डुबोते हैं तो विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर, इस पिंड के डूबने से जो द्रव्य विस्थापित होता है उसके भार के बराबर उत्प्लावन बल का आमन करता है, यही ये बात कहना चाह रहा है। तो इस चीज से आप एक चीज समझे। अब बाल्टी वाला उदाहरण लीजिए, मान लीजिए यहाँ मैं खड़ा हूँ, एक होल है, होल समझते हो ना, पानी इकट्ठा होता है गदोई जैसी भाषा में, मैंने एक बाल्टी लेनी है, उस बाल्टी को चलो मैंने डुबोना है, अंदर डुबो दिया, ये उसकी रस्सी है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं घर पर। तो उस बाल्टी को मैं यूं करूंगा, अंदर डुबो दूंगा, पानी उसमें डाल लिया, अब मैं उसको खींचूंगा तो देखना उसमें क्या नहीं लगता है, ताकत कम लगानी पड़ती है, हल्का लगता है,
ठीक अंदर हल्का लगता है, इस वजह से देखना। और जैसे ही उसको पानी की सतह से बाहर लगा हुआ यूं झुक जाऊंगा। क्यों झुका? क्योंकि उसमें वजन बढ़ गया। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं अपने घर पर। बाल्टी को मैं यूं खींचता हूं, जब तक बाल्टी पानी के अंदर है होद में, उसका वजन कम आएगा। जैसे इसमें आ रहा है 4 kg कम आ रहा है, वैसे कम आएगा, क्योंकि वो उसको तैराने में मदद कर रहा है। उसके द्वारा जो विस्थापित पानी है, कितना पानी जो भी हो उसका बाहर, और जैसे ही बाल्टी बाहर आ गई तो उसको कोई मदद नहीं करेगा, और ये झट से यहाँ से किधर आ जाएगा, बढ़ जाएगा 10-15 जो भी है। ये है बुलबुला। ठीक है, अब एक छोटा सा बिंदु इसका रह गया अपना, वो हम बात करते हैं घनत्व। देखिए घनत्व की परिभाषा क्या होगी? एकांक आयतन के द्रव्यमान को वस्तु का घनत्व कहा जाता है। यानी घनत्व बराबर एकांक आयतन बोला ना मैंने, तो आयतन नीचे आ जाएगा और यहां द्रव्यमान ऊपर आ जाएगा। ये देखिए घनत्व को डी से दर्शाते हैं, स्मॉल डी से होगी, तो डी बराबर आ गया कैपिटल एम बटा वी, कैपिटल वी से आयतन दर्शाते हैं। अब इकाई क्या होगी इसकी? इकाई के लिए देखिए, मात्रक के लिए आप बात करेंगे तो D बराबर m बटा v, तो ये किलोग्राम और ये मीटर क्यूब, तो घनत्व की इकाई होगी किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब है ना, ये इकाई, ये घनत्व। अब देखिए इसके साथ मैं थोड़ी और बात करूंगा। अब घनत्व की निर्भरता, तो D प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? M के। द्रव्यमान जितना अधिक होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा, कण उतने पास होंगे, घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। आयतन के D इनवर्सली प्रोपोर्शनल V है ना, आयतन जितना अधिक होगा घनत्व उतना ही कम होगा। अभी बात की थी हमने कौन तैरेगा कौन बट डूबेगा, उसकी बात आ गई। अब एक चीज और देखिए, ताप बढ़ाएंगे तो घनत्व कम होगा या ज्यादा होगा? ताप बढ़ाने से आयतन में प्रसार होता है, कण दूर बढ़ जाते हैं तो आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है ना, देखो यानी एक अलग बात हो गई, ताप वृद्धि से आयतन में प्रसार के कारण आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? घटता है। घनत्व कम हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। एक आपेक्षिक नाम निकालना है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? देखिए आपेक्षिक घनत्व ये क्या रहेगा? यानी इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ये होगा कोई भी पदार्थ का घनत्व बटे अपेक्षित या 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का
घनत्व। इस बात को मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूं, पदार्थ का एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व ही तो हो गया, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का एकांक आयतन का द्रव्यमान वापिस घनत्व। तो ये शब्दों का हेरफेर होता है, ठीक है। बाकी समझ यही है कि अपेक्षित घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ठीक है। ऐसे आप अपेक्षित, अब इसका मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इन दोनों घनत्व तो है, तो इसका क्या नहीं होती, इकाई नहीं होती। अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ये तो एक तुलनात्मक राशि है, तुलना कर रहे हैं आप, सापेक्ष राशि है। दोनों घनत्व तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। या एक चीज ये 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, इसको मैं बताना चाहूंगा, ये अलग ही चीज है कुछ। यानी पानी की यहाँ एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है, वैसे गहरा क्वेश्चन है, क्या खास बात आ गई है देखना। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है, बड़ी खास बात है, उच्चतम होता है। देखो यहां क्या बात आ गई, आपने ये कहा कि ताप बढ़ाने से घनत्व बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो कण दूर दूर जाएंगे, कण दूर दूर जाएंगे तो उसका आयतन का क्या होने लगेगा, प्रसार होने लगेगा। और घनत्व क्या है, इकाई आयतन का द्रव्यमान, तो आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है, मैंने ऊपर लिख दिया, हम चर्चा कर रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व उच्चतम होता है। यानी सही है बात कि आप उसको ठंडा कर रहे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, 0 पर तो बर्फ बनती है ना, उसको हम ठंडा कर रहे हैं। और सामान्य टेम्परेचर कितना मानते हैं कमरे का, 25 डिग्री सेल्सियस। कुछ किताबें 24 लिख देती हैं, बात एक है, 24 मानिए 25, ठीक है। तो ये देखिए आप उसको नीचे टेम्परेचर आ रहा है, आप ठंडा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ठंडा कर रहे हैं आप, 4 डिग्री सेल्सियस इधर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसका आयतन कम होता जा रहा है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर ये घनत्व है वो सबसे अधिक हो गया। यही तो बात, गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन पानी में अलग, ये इसका लिखने का कारण है, अपवाद है। 4 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा आप यदि ठंडा करने जा रहे हैं, उस स्थिति में अचानक क्या हो जाएगा, आयतन है वो बढ़ने लग जाएगा, घटने नहीं बढ़ने लग जाएगा। ये कहलाता है असंगत प्रसार। क्या कहलाता है, असंगत प्रसार कहलाता है, आयतन का असंगत प्रसार। मैंने इसमें विषमता आ गई ना, कायदे से क्या होना चाहिए था, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व ज्यादा है तो 3 पर और ज्यादा होना चाहिए था, 2 पर और ज्यादा होना चाहिए था, 0 पर और ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन 0 बर्फ बन गई तो बर्फ का तो घनत्व पानी से कम हो जाएगा, इसीलिए बर्फ है वो पानी में तैरती है। अभी शुरुआत में हमने ये कहा कि उत्प्लावन बल है वो पिंड के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना घनत्व है पिंड का ज्यादा होगा, उसके डूबने के चांस उतने ही ज्यादा रहेंगे, ठीक है। यानी आयतन ज्यादा रहेगा तैरेगा, घनत्व कम रहेगा तैरेगा, घनत्व ज्यादा होगा। वो कील वाली बात है, लोहे का गुटके की बात की हमने, लकड़ी का गुटका तैरता है, लोहे का गुटका तैरेगा नहीं डूबेगा, तो वही बात इसमें है। यहां एक अजीब स्थिति है, यानी गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, घनत्व कम होता है, मान लिया हमने बात, ठीक है। इधर आप 4 डिग्री से 5, 6 चलेंगे तो ऐसा है। इधर हम ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करने पर उसका क्रम का उल्टा हो गया, यानी आयतन क्या होता है,
कम होता जाएगा और घनत्व बढ़ता जाएगा ठंडा करने पर। इसकी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अचानक इससे ज्यादा ठंडा करेंगे आप, 0 की तरफ बढ़ेंगे तो घनत्व में कमी आती जाएगी और वो पानी क्या है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उससे और वो बर्फ बनती रहेगी। बर्फ का घनत्व कम होगा तो घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा होगा। तो ये आयतन का एक असंगत प्रसार है। एक तरफ तो हम कह रहे थे कि गर्म करने पर आयतन है वो बढ़ता है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, घनत्व कम होता वगैरह वगैरह। यहाँ ये बात यहाँ तक तो सही है, इसके बाद वो वापस उल्टी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसको एक नया नाम दे दिया, आयतन का असंगत प्रसार। और इसी के साथ आपका ये लेसन है वो पूर्ण होता है। अब एक इसमें अलग से कोई पूछा जाए तो देखिए आप, अब मान लो किसी ठोस का आपको आपेक्षिक घनत्व निकालना है, किसका निकालना है, ठोस का। तो एक आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे Rd है आपेक्षिक रिलेटिविटी डेंसिटी घनत्व। तो ये आपने W1 बाई ये W1 माइनस W2 इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। W1 है वो W भार दर्शाता है, क्या दर्शाता है, भार बल को दर्शाता है। ये उस ठोस का वायु के अंदर भार है, ठीक है। और W2 क्या है, उस ठोस का पानी के सापेक्ष लेना है ना को, तो पानी के अंदर भार है। इस रेशियो से आप इसकी आपेक्षिक उस ठोस का जो पानी के सापेक्ष जो आप ले रहे हैं ये घनत्व है वो आपेक्षिक घनत्व आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये लेसन पूरा होता है। आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, इसके खास क्वेश्चंस हैं वो भी 1-2 दिन के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है तो हम 2-4 मिनट को इसमें शेयर कर सकते हैं। गति का प्रथम नियम, तो ये जड़त्व है, ठीक है ना। न्यूटन की गति का प्रथम नियम गुणात्मक पक्ष को बताएगा। ये बात मैं कर चुका हूं कई बार कि वो बल का नेचर है, उसका गुण है, उसकी अभिव्यक्ति देता है प्रथम नियम कि गति का अवस्था को विराम में लाए या उसका वेग बढ़ाए, क्या करे, कम करे, या स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम वगैरह वगैरह। वो बल के नेचर को बताता है, परिमाण को नहीं बताता। परिमाण को द्वितीय नियम बताता है कि संवेग में जो आरोपित बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। F = ma, द्रव्यमान और उसके यानी उसमें उत्पन्न जो त्वरण है उसके गुणनफल के बराबर होता है बल। तो द्वितीय नियम है वो बल का परिमाण बताता है, और पहला जो नियम है जड़त्व वाला वो बल का गुण बताने का काम करता है। चलिए, जड़त्व निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। एक ही क्वेश्चन उसको बार बार तो पढ़ नहीं रहा। जैसे आगे वाला भी ऐसे, द्रव्यमान किसी पिंड में रिक्त स्थान की मात्रा को मापता है, तो द्रव्यमान क्या मापता है, जड़त्व को ही मापता है, ठीक है। कोई अलग से नहीं है ऐसे ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। धन्यवाद।